हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है। ये पुस्तक एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं हम उनको दो भागों में बांट लेंगे। दो भागों में बांटने का उद्देश्य ये है कि हम कह सकते हैं इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको दो तरीके से सोल्व किया जाएगा। अब दो तरीके से सोल्व करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक प्रश्न को दो तरीके से सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम एक प्रश्न को एक ही प्रकार से सोल्व करेंगे। दरअसल इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको दो तरीके के प्रश्न मान लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं दो तरीके के प्रश्न कैसे हैं। तो अगर हम मान लें कि जिस तरीके से ये लिखा इसे एक टाइप दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पे √2 भी हो सकता था, √3 भी हो सकता था, या फिर √7 भी हो सकता था, या अंडर कुछ भी, मतलब मान लो 10 भी हो सकता था। इस टाइप के प्रश्न जो आप देखेंगे, या मान लो 1/√5 हो सकता था, या मान लो 1/√3 भी हो सकता था। तो ये सब एक कैटेगरी में डाल देंगे। इस प्रकार के प्रश्न एक ही तरीके से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे तरीके कौन से प्रश्न होते हैं दोस्तों, दूसरे तरीके प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके प्रश्न आपको मिलेंगे जैसे 2 + √3 मिल जाए, या फिर जैसे ये √5 है, इसमें कोई भी संख्या जुड़ी हो, जैसे 4 हो गई। बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये 4 पीछे, ऐसे भी लिखा हो सकता है इस तरीके से, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है 2 + 5√5, है ना। इस टाइप के प्रश्न जो हैं ये दूसरी कैटेगरी में डाल देंगे, इनको दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था 5√5, या 2√2, या 3√3, या 2√5। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दूसरे कैटेगरी के प्रश्न हैं, इनको दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब प्रश्न करते हैं और समझेंगे पहले तरीके के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, इसके बाद दूसरे तरीके के प्रश्नों को भी सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, पहले तरीके का प्रश्न जो होता है उसमें हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, और उसमें जो भी परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे मुझे पता है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, आप लोग भी जानते हैं। और इसमें जो परिमेय संख्या लेंगे वो ऐसी परिमेय संख्या लेंगे जिसके अगर हम गुणनखंड करें, अंश हर में रखिए अंकों के अगर गुणनखंड करें, या कह सकते हैं अंश हर वाले पूर्णांकों, जैसे P और Q जो पूर्णांक दिए गए हैं, अगर इनके गुणनखंड करें तो इसका जो HCF यानी कि मासा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, इसका HCF जो होना चाहिए वो दोस्तों 1 होना चाहिए। ऐसी संख्या इस्तेमाल करेंगे, ऐसी दो संख्या इस्तेमाल करेंगे जिनका HCF 1 होता है, या कह सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं हों। वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या जिनके गुणनखंड 1 हो, ऐसी संख्याएं लेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड कैटेगरी के प्रश्न होते हैं उनमें आप P/Q कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, मैटर नहीं करता है कि उनका जो HCF 1 हो या कुछ भी हो। अब कहेंगे सर ऐसे तो नहीं समझ आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लो, जैसे अभी जो मैं लिखने वाला हूँ P/Q वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 2/3 लिख दिया, या 7/5 लिख दिया, या 11/13 लिख दिया। तो आप देखेंगे अगर इनके गुणनखंड करेंगे तो वो इनका HCF कितना आएगा। अगर 2 और 3 का HCF आप निकालेंगे तो 1 होगा, 7 और 5 का HCF निकालेंगे तब भी 1 होगा, 11 और 13 का HCF निकालेंगे दोस्तों तब भी 1 होगा। कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाली संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाएगा, अदर किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सेकेंड कैटेगरी के जो प्रश्न होते हैं उनमें हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि उसमें एक का भाग जा रहा है, या 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, वो मैटर नहीं करता। तो उसमें P/Q जो है उसमें ये कंडीशन नहीं होगी कि ये सहअभाज्य संख्याएं ही हों। उसमें जैसे 2/6 भी आप लिख सकते हैं, 10/8 भी इस्तेमाल करेंगे, या बोलेंगे 18 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये सारी परिमेय संख्याएं ही हैं, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं है कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं PQ, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। अब क्या है, ये बात अगर आप समझ गए हैं तो आप प्रश्न देखेंगे, अगर नहीं भी समझ आया तो भी कोई बात नहीं, आप प्रश्न देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रश्न को। सेकेंड टाइप नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप में क्या करना है कि ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका जो अगर गुणनखंड करें तो
उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, यानी कह सकते हैं इन दोनों का एचसीएफ होगा वो 1 होगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को लिखने का एक ही तरीका होता है, चाहे वो किसी कैटेगरी के प्रश्न हो। तो सबसे पहली लाइन कॉमन होती है, क्या करेंगे, लिखेंगे इसके विपरीत माना, यहाँ पे लिख देंगे माना इसके विपरीत √5 जो है, इन्होंने कहा परिमेय संख्या, हम लिख लेंगे परिमेय संख्या। क्या लिख लें, परिमेय संख्या है। क्या लिख लेंगे, परिमेय संख्या है। जैसे प्रश्न में कहा गया उसके ठीक अपोजिट मैंने लिख लिया। प्रश्न में सिद्ध कराना है परिमेय संख्या है, मैंने लिख लिया इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, जब आपने ये सब लिख लिया तब दोस्तों मुझे पता है कोई भी परिमेय संख्या है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इसे लिख सकते हैं √5 बराबर, दोस्तों इसे थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। √5 बराबर आप क्या लिख सकते हो, P/Q। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ P तथा Q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी है, सह अभाज्य। अभी तो दोस्तों मैंने बताया इसमें ये कंडीशन लगती है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। चलो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q जो है दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है ≠0 है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ही यही होता है कि P और Q के गुणनखंड करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वे सारी संख्या सहअभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर कह सकते हैं P और Q का एचसीएफ होगा वो 1 होगा, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ आ गई। तो अब क्या करते हैं, तब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप इसके दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ पर 5 हो जाए, यहाँ पर P²/Q² हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ये करो कि इनके आपस में स्थान बदल दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो Q² बराबर हो जाएगा P²/5। ये 5 है ना, Q² के स्थान पर आ जाएगा और Q² 5 के स्थान पे चला जाएगा। ऐसा कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी, यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि P² जो है 5 से विभाज्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसे ही, यहाँ P² 5 से विभाज्य है, इसलिए दोस्तों याद रखना P जो होता है, अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे P भी, देखिए दोस्तों मेरे पास जो टच पैड है जिससे मैं लिख रहा हूँ उस पर मेरा हाथ अभी सेट नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ अलग मत निकालना, इसलिए P भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो इसे आप चाहो तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मत मानो। अब आपको पता होना चाहिए यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी तो जाहिर सी बात है उस संख्या का 5 गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा तभी तो वो 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मैं लिख दूं कि 10 जो है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है 2 10 का गुणनखंड होना चाहिए। तो 10 के गुणनखंड करके देखते हैं, ये हो जाए 2 × 5। तो देखो यहाँ पर 2 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये 2 से कट रहा था इसीलिए 2 आ गया, ठीक है। तो जो भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है तो वो उसका गुणनखंड बोला जाता है। तो हम यहाँ पर ये बात तो कंफर्म कर चुके हैं कि जो P है उसका एक गुणनखंड 5 होगा, दूसरा कुछ भी हो सकता है वो मुझे पता नहीं। तो हम मान लेंगे, माना P बराबर होगा 5A,
ए क्यों लिख लिया दोस्तों? क्योंकि इसका दूसरा भी तो कोई गुणनखंड होगा। आप 5 का जब दूसरे गुणनखंड में गुणा करेंगे तभी तो पी आएगा, इस टाइप से मान लिया। ठीक है, आप भी मान सकते हो। अगर यहाँ पर 5 की बजाय 2 होता तो यहाँ पर 2a, यहाँ पर 3 होता तो 3a, जिससे ये विभाज्य होता वही यहाँ पे आप मान लेंगे। आप भी ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तब तब दोस्तों हाँ, इसे आप अगर इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तब लिख दो आप समीकरण फर्स्ट में पी के स्थान पर जो भी वैल्यू 5a रखने पर, p बराबर 5a रखने पर, तो आप क्या करेंगे, 5a p के स्थान पर रख दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यू स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा, p की जगह पर 5a आप लिख दो और वर्ग कर दो, बटे 5 है ही, तो ये हो जाएगा पचम 25a स्क्वायर और बटे 5, पचम 25। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5a स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों आप एक बात देखो, यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, क्यू है, नहीं तो ए और क्यू में अंतर ही नहीं समझ आ रहा होगा आपको, अब समझ आ रहा होगा। ठीक, ये ए स्क्वायर है और ये क्या है, क्यू स्क्वायर है। 5 का इधर मल्टीप्लाई इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये लिखा था क्यू स्क्वायर बराबर 5 पी स्क्वायर अपान 5, ऐसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, अगर इसको थोड़ा ऐसे लिखें तो वही तो बन रहा है, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 5 हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर बटे 5। तो इसमें मैंने लिखा था यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर भी तो ये लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सोल्व करेंगे, थोड़ा इसको नीचे ले जाते हैं, आप नोट कर लेना रोक के। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ दोस्तों क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, दिख रहा है विभाज्य है। अब इसलिए क्यू भी क्या दोस्तों, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पहले से पता है। दोस्तों अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर ये लाइन पर ध्यान दो आप, इस पर, इसमें क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, और इस पर ध्यान दो आप, ये क्या लिखा है। बस यही है समझने वाली बात, और आपका सवाल हो गया दोस्तों। क्या है ये, यहाँ पर आप देखेंगे P भी 5 से विभाज्य होगा, यहाँ पर लिखा Q भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि P और दोनों 5 से विभाज्य हैं। फिर दोस्तों ये क्या लिखा था, यहाँ पर आप देखिए इसको क्या लिखा गया था, इसको मैंने माना क्या था, ध्यान से देखो, इस चीज को पढ़ो आप, इतने चीज को, इसमें लिखा P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। ये तथ्य ये कह रहा है, इसका मतलब यह है कि P और Q ऐसी दो संख्याएं जिनका केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल एक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, यानी कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। अब तो लफड़ा हो गया, यही चीज तो है। तो हम कह सकते हैं यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास होता है, स्पष्ट है। देखो इसे अगर हम, एक मिनट, इसे हम ए मान लें, देखो वो समीकरण फर्स्ट मान लिया था, इसे हम सेकंड मान लें, और इसे हम क्या मान लें, इक्वेशन थर्ड क्यों मानेंगे, क्योंकि समझाने बताने के लिए, ध्यान देना, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लें। तो अब आप लिखोगे संबंध, ये संबंध है, ठीक है, संबंध फर्स्ट, या समीकरण भी लिख सकते हो फर्स्ट व सेकेंड से। क्या दिया गया है, संबंध फर्स्ट व सेकेंड से दिया गया है कि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं,
दोनों 5 से विभाज्य हैं, ये मतलब निकल रहा है। जबकि मैंने पहले से ही पी और क्यू ऐसे लिए थे कि इनका सिर्फ और सिर्फ 1 से ही दोनों संख्या विभाज्य होती थी। उस समय जब मैंने लिखा था तो भी माना था, तब मैंने साफ साफ कह दिया था यहाँ पी और क्यू इस प्रकार की संख्याएं हैं जो केवल 1 से ही विभाज्य होंगी, 1 के अलावा किसी संख्या से विभाज्य नहीं होंगी। लेकिन प्रश्न जब मैंने सोल्व किया तो देख रहे हैं कि पी तथा क्यू दोनों 5 से विभाज्य हो रही हैं। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि P तथा Q, जो चीज मैंने मानी थी वही लिख रहा हूं, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, एक मिनट, इसको पास पास लिखना, उभयनिष्ठ एक ही शब्द है, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। यही तो मैंने पहले लिखा था, लेकिन यहां तो दूसरा है। क्या निकल रहा है? 5। यह विरोधाभास हमारी गलत या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या, त्रुटिपूर्ण गलत कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर इसको साफ करके थोड़ा सेंटेंस को सही से लिखना चाहेंगे, जिससे कि हमारा एकदम बढ़िया से समझ आ जाए। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी? कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना √5 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः फाइनली हम कह सकते हैं, अगर वो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो फिर सही कल्पना क्या होनी चाहिए? तो सही तो बात यही है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। जब भाई परिमेय संख्या गलत हो रही है तो जाहिर सी बात है √5 एक परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय नहीं, सॉरी, परिमेय नहीं है तो वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न कंप्लीट।